हमारे यूनिवर्स में कई ऐसी घटनाएं हुई हैं जिन्होंने यूनिवर्स के प्रति हमारी सोच को बदल कर रख दिया है। न्यूट्रॉन स्टार्स और ब्लैक होल्स दो ऐसी सेलेस्टियल बॉडीज हैं जो कि अपने आप में बहुत यूनिक है। जहां एक टीस्पून न्यूट्रॉन स्टार का वजन धरती पर एक बड़े पहाड़ जितना हो सकता है, वही एक टीस्पून ब्लैक होल का मास हमारी पूरी धरती के मास से भी ज्यादा होगा। लेकिन क्या होगा अगर एक न्यूट्रॉन स्टार का सामना कभी एक छोटे ब्लैक होल से हो जाए? जब दो सुपर स्पेशल एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज, जिसमें से एक न्यूट्रॉन स्टार और दूसरा ब्लैक होल हो, एक दूसरे के सामने आएंगे तो कौन डोमिनेट करेगा? क्या न्यूट्रॉन स्टार, जिसे कि अपनी माइंड ब्लोइंग डेंसिटी के लिए जाना जाता है, एक ब्लैक होल के सामने टिक पाएगा जो अपनी ग्रेविटेशनल पावर से लाइट को भी बचने नहीं देता? या फिर न्यूट्रॉन स्टार ब्लैक होल को अपने अंदर समा लेगा? हमारे सोलर सिस्टम का सेंटर सन भी एक दिन अपनी लाइफ साइकिल पूरी कर लेगा। लेकिन सन एक मीडियम मास का सितारा है जो न्यूक्लियर फ्यूजन के माध्यम से हाइड्रोजन को हीलियम में बदलकर ऊर्जा उत्पादित करता है। लेकिन जब इसका सारा हाइड्रोजन खत्म हो जाएगा तो ये अपनी ही ग्रेविटी के कारण श्रिंक होने लगेगा। जब हाइड्रोजन फ्यूजन खत्म होगा तो सूर्य एक रेड जाइंट बन जाएगा। इस सिचुएशन में ये अपने विशाल आकार के कारण अपने आसपास के ग्रहों को निगल सकता है, जिसमें शायद हमारी पृथ्वी भी शामिल होगी। फिर धीरे धीरे इसकी बाहरी लेयर कॉस्मिक स्पेस में बिखर जाएगी और अंतिम रूप में ये व्हाइट ड्वार्फ बन जाएगा। व्हाइट ड्वार्फ एक छोटा लेकिन अत्यधिक डेंस स्टार होता है जिसमें न्यूक्लियर फ्यूजन तो बंद हो चुका होता है, लेकिन ये धीरे धीरे अपनी शेष ऊर्जा को निकालता रहता है। लेकिन अगर एक स्टार जिसका मास सूर्य से कई गुना ज्यादा हो तो वह या तो न्यूट्रॉन स्टार बनेगा या फिर एक ब्लैक होल। जब एक मैसिव स्टार, जो कि सूर्य से कम 8 से 10 गुना ज्यादा भारी हो, अपनी अंतिम अवस्था पर पहुंचता है तो ये मैसिव एक्सप्लोजन से गुजरकर बचे खुचे मास को एक बहुत छोटी जगह में कैद कर लेता है। जब ये श्रिंक होता है तो इसका पूरा मास एक छोटी सी जगह में सिमट जाता है और एक न्यूट्रॉन स्टार का जन्म होता है। न्यूट्रॉन स्टार्स दुनिया के सबसे अधिक डेंस ऑब्जेक्ट्स में से एक होते हैं। इनका एक छोटा टुकड़ा भी हजारों करोड़ टन का हो सकता है। अगर एक स्टार का मास बहुत ज्यादा हो, जैसे 20 से 30 गुना या उससे भी ज्यादा संचितना, तो ये सुपरनोवा एक्सप्लोजन के बाद न्यूट्रॉन स्टार नहीं बल्कि एक ब्लैक होल बना लेता है। ब्लैक होल एक ऐसा एस्ट्रोफिजिकल ऑब्जेक्ट होता है जिसमें ग्रेविटी इतनी ज्यादा होती है कि यूनिवर्स की सबसे तेज चलने वाली लाइट भी इससे बचकर नहीं निकल सकती। कहने का मतलब कि इसकी एस्केप वेलोसिटी 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड से भी ज्यादा होती है। ये एक ग्रेविटेशनल सिंगुलैरिटी बनाता है जिसमें टाइम एंड स्पेस दोनों ही डिस्टॉर्ट हो जाते हैं। व्हाइट ड्वार्फ एक डीजेनरेट मैटर से बना होता है जो एक बहुत ही डेंस और हाई प्रेशर वाली स्टेट होती है। इसका इंटरनल एटॉमिक स्ट्रक्चर नॉर्मल स्टार से बिल्कुल अलग होता है। जब एक स्टार, जैसे हमारा सूर्य, अपनी जिंदगी के अंतिम चरण में पहुंचता है तो न्यूक्लियर फ्यूजन बंद हो जाता है और स्टार की अपनी ही ग्रेविटी उसे श्रिंक करने लगती है। लेकिन किसी भी मैटर के एटम्स एक दूसरे से ओवरलैप नहीं कर सकते, क्योंकि पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के अनुसार एक ही क्वांटम स्टेट में दो इलेक्ट्रॉन्स एक साथ नहीं हो सकते। ये इलेक्ट्रॉन डीजेनेरेसी प्रेशर जनरेट करता है जो ग्रेविटी के अगेंस्ट काम करता है और व्हाइट ड्वार्फ को कोलैप्स होने से रोकता है। व्हाइट ड्वार्फ के अंदर कार्बन और ऑक्सीजन के न्यूक्लियाई एक क्रिस्टलाइन लैटिस, जैसे कि एक डायमंड का इंटरनल स्ट्रक्चर होता है, की तरह अरेंज होते हैं। जब व्हाइट ड्वार्फ धीरे धीरे कूल होता है तो ये और भी ज्यादा क्रिस्टलाइजेशन शुरू कर देता है। व्हाइट ड्वार्फ की एक मैक्सिमम मास लिमिट होती है जिसे चंद्रशेखर लिमिट कहा जाता है। अगर एक व्हाइट ड्वार्फ का मास इससे ज्यादा हो जाए तो इलेक्ट्रॉन डीजेनेरेसी प्रेशर उसकी ग्रेविटी को बैलेंस नहीं कर पाएगा और ये न्यूट्रॉन स्टार में बदल सकता है। न्यूट्रॉन स्टार्स यूनिवर्स के सबसे डेंस और विचित्र ऑब्जेक्ट्स में से एक होते हैं। इनका एक छोटा सा टुकड़ा भी हिमालय से भारी हो सकता है। एक न्यूट्रॉन स्टार का इंटरनल स्ट्रक्चर लेयर वाइज होता है जो अंदर जाने पर और भी अजीब होता जाता है। आउटर क्रस्ट में एटॉमिक न्यूक्लियाई बहुत टाइटली पैक होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली मूव करते हैं
लेकिन एटम्स कोलैप्स नहीं होते। इनर क्रस्ट में प्रेशर के कारण इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स रिएक्ट करके न्यूट्रॉन्स बनाने लगते हैं। एक जगह आती है जहां न्यूट्रॉन्स न्यूक्लियाई से निकलकर फ्रीली मूव करने लगते हैं। इस प्रकार ये न्यूट्रोनियम नामक एक विशेष द्रव्य से बना होता है जो दुनिया के किसी भी मटेरियल से अधिक डेंस होता है। जब हम एक ब्लैक होल की बात करते हैं तो उसके कोर में एक ग्रेविटेशन सिंगुलैरिटी होती है जिसमें सारा मैटर और एनर्जी एक इन्फिनिट स्मॉल पॉइंट में सिमट जाती है। एक सिंगुलैरिटी में आइंस्टाइन की जनरल रिलेटिविटी और क्वांटम मैकेनिक्स दोनों फेल हो जाती है। जब ब्लैक होल न्यूट्रॉन स्टार के करीब आएगा तो उसकी एक्सट्रीम ग्रेविटी न्यूट्रॉन स्टार को खींचने लगेगी। इस वजह से न्यूट्रॉन स्टार का एक हिस्सा बिखरने लगेगा और ये बाहरी हिस्सा कुछ वक्त तक एक अक्रीशन डिस्क बना सकता है। जैसे ही दोनों एक दूसरे के पास आएंगे, ब्लैक होल का ग्रेविटेशनल फोर्स न्यूट्रॉन स्टार पर प्रभाव डालेगा। अगर ब्लैक होल छोटा है, से एक छोटा स्टेलर मास ब्लैक होल, तो न्यूट्रॉन स्टार शुरू में इसके विरुद्ध टिकने की कोशिश करेगा। हालांकि इस प्रोसेस में लाखों वर्ष लग सकते हैं, लेकिन अंत में ब्लैक होल की ग्रेविटी जीत जाएगी और न्यूट्रॉन स्टार को निगल लेगी एंड एक और बड़ा ब्लैक होल बना देगी। यहां तक कि अगर किसी व्हाइट ड्वार्फ का मास लिमिट क्रॉस कर जाए तो ये भी न्यूट्रॉन स्टार बन सकता है, और अगर न्यूट्रॉन स्टार का मास एक लिमिट को क्रॉस कर जाए तो ये भी ब्लैक होल बन सकता है। 2020 में एस्ट्रोनॉमर्स ने एक ऐसे ही इवेंट को रिकॉर्ड किया था जिसमें एक न्यूट्रॉन स्टार और एक ब्लैक होल के मिलने का सबूत मिला था। ये एक ग्रेविटेशनल वेव इवेंट था जिसमें दोनों ऑब्जेक्ट्स मर्ज हो गए थे। उम्मीद है कि इस वीडियो ने भी आपकी जानकारी में कुछ न कुछ नया जरूर ऐड किया होगा।